बहुत ही अच्छी जर्नी रही आपकी क्योंकि जॉब करते हुए जॉब को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेना काफ़ी टफ होता है। जी। तो आपके लिए ये डिसीजन लेना कैसा रहा? आपने जब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो फर्स्ट आपको क्या हार्डस आए? सबसे पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के पहले फाइनेंस लगता है। बट इसके अंदर और भी कौन से ऐसे कोर टर्म्स है या कौन से ऐसे टिप्स है जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? अगर आपको एक्सप्लेन करना है इसको बहुत ही सरल भाषा में जिसको हर कोई समझ सकता है, तो वो मुझे बताइए कैसे, विथ एग्जाम्पल। In today's fast moving India, we often forget our roots. That gives us strength, respect for parents, responsibility towards to society, and creating awareness about education, job, and civil issue. Through this podcast, we are going to bring those conversation back into focus. It's about creating social awareness, highlighting values, and encouraging people to think about their duties as much as their dream. अ लॉन्ग टाइम अगो फिजिकल शॉपिंग अवेलेबल था। लोग शॉप टू शॉप जाके शॉपिंग करते थे। बट किसी ने सोचा कि अगर ये प्रोडक्ट्स घर बैठे मिल जाए तो इसी आइडिया ने जन्म दिया डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केट यानी ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था 1990s के आसपास। पहले सब लोग फिजिकल शॉपिंग करते थे, शॉप टू शॉप जाके चीज़ों को परचेस करना, उसमें अपना समय व्यतीत करना और शॉपिंग करना, ये चलता था। धीरे धीरे हमें देखने मिला कि कुछ ईमेल्स, वेबसाइट और इंटरनेट इसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुई। इसी तरह से जन्म हुआ डिजिटल मार्केटिंग का, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग। यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे देखा कि प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ और लोगों ने स्टार्ट कर दी ऑनलाइन मार्केटिंग और कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दी उसको परचेसिंग। इसी तरह से हमें पता चला डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग दुनिया भर में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बायर्स और सेलर्स हमारे लिए उपलब्ध है। इसी तरह से आज हम लोग देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा हब बन चुका है। सारे लोग यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट घर बैठे कमाते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट इसी के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये खुद डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और ये इसी की ट्रेनिंग देते हैं। इनका खुद का डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर रुपेश प्रकाश बड़गुजर से और जानते हैं इनकी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की जर्नी के बारे में। नमस्ते रुपेश दी, आपका स्वागत है माय मंत्रा ऑफ सक्सेस के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? आप सभी को भी मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं मेरे एक्सपर्टीज़ और जो भी मैंने स्ट्रगल किया है या जो भी मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है वो मैं व्यक्त कर सकूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों ने, उसके लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। रुपेश जी, मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रुपेश प्रकाश बड़गुजर। मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से ही हूँ और मेरी पढ़ाई यहीं से हुई, मुंबई से ही हुई। 2016 के आसपास मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में था। और उसके बाद मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो हमने जिस इंडस्ट्री में जॉब की वो ई कॉमर्स था। 2016-17 के आसपास ई कॉमर्स बहुत ही ट्रेंड पे था और लोग धीरे धीरे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने की आदत लगा रहे थे। तो मैंने जब ई कॉमर्स में जॉब की तो ये पता चला कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग ऑनलाइन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जबकि इंडिया में लोगों का ट्रस्ट नहीं था। लोग डरते थे कि अगर पैसे देने के बावजूद भी अगर प्रोडक्ट नहीं आया तो क्या करेंगे। तो एक चीज़ तो मेरे को पता चल गई थी उस टाइम पे कि अगर यूएस में, बाहर के कंट्रीज़ में जो चीज़ फॉलो हो रही है वो देर सवेर इंडिया में फॉलो होने स्टार्ट हो जाती है। तो तभी मैंने स्टार्ट किया था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर कुछ बेचना है तो थोड़ा सा मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तो तभी मैंने अपना थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट की थी और आज मैं एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर हूँ
और हम लोग कई सारे बिजनेसेस के लिए हेल्प करते हैं। और हम लोग किसी का कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह बेचना है, ई कॉमर्स में मेरे को अच्छा एक्सपर्टीज़ है, तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आज पिछले 1 साल से मैंने अपने खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च किया है, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और जो बिज़नेस हाउसेस होते हैं उनके लिए हम लोग एज अ एजेंसी फॉर्म में वर्क भी करते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब लाइफ, और अब मैं धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद आज मैंने खुद का अपना एक सेटअप खड़ा कर लिया है। बहुत ही अच्छी जर्नी रही आपकी, क्योंकि जॉब करते हुए जॉब को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेना काफ़ी टफ होता है। जी। तो आपके लिए ये डिसीजन लेना कैसा रहा? बहुत ही टफ था, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, उसमें पीछे 10 पीढ़ी तक भी कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है हमारी फैमिली में, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला है। तो इसमें बहुत चैलेंज आए, लेकिन एक होता है ना, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो मैंने यही सोचा था कि भले थोड़ा देर 3 साल 2 साल जॉब करेंगे, लेकिन करेंगे तो बिज़नेस ही। तो वो सपना आज जाकर कहीं पूरा हुआ है। और स्ट्रगल की बात बताऊँ तो हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, महाराष्ट्रियन लोग ऐसे भी बिज़नेस कम ही प्रीफर करते हैं, और हमको बिज़नेस करने का प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होता है। तो बहुत सारा गाइडेंस इशू आए, फाइनेंशियल इश्यूज आए, फैमिली इश्यूज आए, क्योंकि फैमिली का कहना था कि आप भले आप कम कमाओ लेकिन नौकरी करो, और हमारा था कि भले हम कुछ भी नहीं कमाएंगे लेकिन बिजनेस ही करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन इन सारे बीच में रास्ता निकालते निकालते वो चीज़ हो गई। वाह! ये हम लोग ने जनरली हम लोग को ये देखने मिलता है कि एक सिक्योर जॉब हमारी फैमिली की प्रायोरिटी होती है। फैमिली सोचती है कि बस इनको जॉब होनी चाहिए और सिक्योरिटी उनको फील होती है। लेकिन मार्केट में अगर हम लोग उतरते हैं बिजनेस के लिए, तो ज़रूर हमें देखने मिलता है कि थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपने जब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो फर्स्ट आपको क्या हार्डल्स आए वहाँ पे? फर्स्ट, सबसे पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के पहले फाइनेंस लगता है, क्योंकि आज अगर आप किसी भी प्राइम लोकेशन पे एक जगह लेते हो तो उसके लिए डिपॉजिट, मिनिमम रेंट और जो भी आपका पीसी सिस्टम्स वगैरह लगते, 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, फ्रैंकली अगर मैं बताने जाऊँ तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था जेब में। मैंने नेटवर्किंग बहुत अच्छा किया था, जो मेरी प्री प्लानिंग थी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क बनाए थे और बहुत सारे लोगों को मैंने कन्विंस करके रखा था कि एक स्टेज आएगा, मैं उस टाइम पे बिज़नेस में आऊँगा और उस टाइम पे आपको मेरे को सपोर्ट करना है। तो उस स्टेज पे वो लोग भी रेडी थे, और फिर मुझे डिसीज़न लेने में देरी नहीं लगी, क्योंकि इसका प्लानिंग बहुत अच्छा करके रखा था। और जो न्यूबीज़ है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो यूथ है, जो सोच रहे हैं कि हम भी खुद का स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, तो उनको यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो उसके लिए रिसर्च बहुत मैटर करता है, प्लानिंग बहुत मैटर करता है। आप देख रहे हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, आईटी कंपनी या फार्मेसी कंपनी, उनका R&D डिपार्टमेंट सालों भर काम करते रहता है। वैसे अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च और प्लानिंग होनी चाहिए। आप डायरेक्ट भी किसी का सुन के मोटिवेट होकर अगर बिजनेस में हाथ डालोगे तो चांसेस ही आप खतरनाक फंसने वाले हो। तो बहुत अच्छा रिसर्च चाहिए, बहुत बहुत अच्छा उस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक सलाह रहेगी कि सारे लोग फ्रीलांसिंग से अपनी जर्नी शुरू करें, धीरे धीरे ग्रो हो। एकदम ग्रो होना सही नहीं है, वो किसी रेयर केस में कोई ग्रो हो जाता है, वो अलग बात है। राइट, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया इससे मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग पूरी तरह से बिजनेस में जाते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा जी मैम। रोल यहाँ पे प्ले Play करता करता है, है। जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और एंड में हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हम लोग मार्केट में उतरने से पहले बिजनेस या स्टार्टअप इन्हीं को बंद कर देते हैं। तो जॉब छोड़ना, जैसे आपने कहा कि फैमिली वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे आपको कितना इनसिक्योर मोमेंट रहा कि अरे मैंने जॉब छोड़ दिया और आपका ये बिजनेस स्टार्ट हुआ? पहले जो 6 महीने थे मेरे बिजनेस के, उसमें मैंने जो भी कमाया वो सारे हमारा एक्सपेंसेस में चला गया। तो मैं इन हैंड सैलरी या इन हैंड प्रॉफिट कुछ भी नहीं ले पाया।
मतलब मैं ज़ीरो प्रॉफिट या ज़ीरो सैलरी पे मैंने पहले 6 महीना काम किया, और वो पहले जो 6 महीने थे वो फैमिली का एक्सपेक्टेशन था कि जो मैं सैलरी कमाते आ रहा हूँ 40-50 जो भी, तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि उससे भी ज़्यादा लाएगा लड़का। जब लड़का बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतना प्रॉपरली सब कर रहा है, इन्वेस्ट किया है उसने, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो देख रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम के साथ साथ फाइनेंस में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी रखनी पड़ेंगी। तो पहले 6 महीने काफ़ी डेंजरस थे, और होप कुछ मेरे भाई थे या कुछ मेरे फ्रेंड्स सर्कल था, कुछ नेटवर्किंग था, उसके कारण मैं सस्टेन कर पाया, नहीं तो पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि मैंने पहले जॉब किया था डिजिटल मार्केटिंग में। वहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट के लिए भी काम किया था। मैंने देखा था कि इंस्टीट्यूट कैसे चलती है, इसमें क्या क्या हर्डल्स आते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, और क्या क्या चीज़ लगते हैं। तो जब भी मैं बिज़नेस में शिफ्ट हुआ तो मैं डायरेक्टली नहीं शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने एक जो इंस्टीट्यूट था, मुलुंड में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने जो सर थे उनका 14 ईयर्स ओल्ड उनका क्लास था। तो मैंने उनको कहा कि सर आप मेरे को है ना यहाँ पे काम पे मत रखिए, मैं यहाँ पे कोर्सेज पढ़ाऊँगा मेरे, और आपको उसके बदले कमीशन दूंगा। तो 60-40 का एक रेशो हुआ, फाइनल हुआ। तो ऐसा होता ही हुआ कि 40% जो भी फीस से आएगा वो मैं उनको दूंगा, 60% मैं रखूँगा। तो उस हिसाब से मैंने जर्नी स्टार्ट किया। लगभग 6 महीना मैंने उसे कंटिन्यू किया। वहाँ पे मैंने देखा कि मैं कर पाऊँगा क्या, या मैं रेंट भर के या खुद का इन हाउस सारी चीज़ें रख के कर पाऊँगा क्या। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे अभी खुद ही करना चाहिए। ग्रेट। तो मतलब डायरेक्टली अगर आपको भले ई कॉमर्स बिजनेस हो या नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उसमें हमें डायरेक्टली ऐसे उतरना नहीं है, बहुत सारा अमाउंट लगाना नहीं है, पहले उस पर रिसर्च करनी है। जो भी अभी मैं आपकी बातों से समझ पाई हूँ, तो ये यही है कि आपको पहले रिसर्च और उसके बाद में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ कोलैबोरेशंस करके अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप 1 साल का बफर रखे चलिए, क्योंकि हाँ। 1 साल, अगले 1 साल या बिजनेस के पहले 1 साल आपके पास प्रॉफिट या पैसे बचने वाले नहीं है। तो उस टाइम में आप आपकी फैमिली को क्या दे पाओगे, आपके मदर्स है, आपकी वाइफ है, या आपका हस्बैंड है, जो भी है। तो उस टाइम पे आप फंड्स को या जो डेली एक्सपेंसेस को कैसा मैनेज कर पाएंगे, उसके लिए आप रिसर्च और सारा स्ट्रेटेजी तैयार रखिए। नहीं तो वहाँ पे क्लैशेस हो गए तो बिजनेस में इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ पैरेलली होगी तभी सक्सेस हो पाती है। राइट, जो आपने अभी बताई बात, ये टोटली ट्रू है। क्योंकि हम लोग पहले मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये सारे क्राइसिस बाद में आते हैं, लेकिन अगर हम लोग मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ नहीं हो पाता है, और फिर हम लोग ब्लेम करते हैं कि बिजनेस नहीं चलते। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछने का और ये सारी इंसाइट जानने का यही मतलब था कि आप भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं पे आपको लगता है कि आपको बिजनेस पूरी तरह से आपको करना है, तो पहले आपने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिसर्च, जैसे रुपेश जी ने कहा कि रिसर्च कीजिए, R&D कीजिए, और उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कीजिए। रुपेश जी, डिजिटल मार्केटिंग और इसको अगर हम लोग इजी भाषा में समझेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि सोशल नेटवर्क पे जो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इस पे अपने पोस्ट करना, एड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये एक बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। बट इसके अंदर और भी कौन से ऐसे कोर टर्म्स है या कौन से ऐसे टिप्स है जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? अगर आपको एक्सप्लेन करना है इसको बहुत ही सरल भाषा में जिसको हर कोई समझ सकता है, तो वो मुझे बताइए कैसे, विथ एग्जाम्पल। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूँ। पहले लोग टीवी ज़्यादा देखते थे। अगर पिछले 10 साल हम लोग चले जाए तो टीवी एक आम घर पे भी 3 से 4 घंटा लोग टीवी देखते थे। फिर कुछ समय ऐसा था कि लोग न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे, प्रिंट मीडिया का एक दौर था। अभी आप देखोगे, आप, मैं या जो भी हमारे दर्शक है, आप सिंपल बताइए कि आप दिन में अपना मोबाइल कितने टाइम के लिए यूज़ करते हो। तो हार्डली मतलब बोल सकते हैं कि 3 से 4 घंटा मिनिमम हर कोई यूज़ करता है। उसमें भी मेजर प्लेटफॉर्म्स क्या है, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मेजर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमारा टाइम जाता है।
तो अगर ऑडियंस इसी जगह पे बैठा हुआ है तो क्यों ना हम इसी जगह पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करें। तो अगर हम उसी जगह पे करेंगे तो हमको बहुत सस्ते में और बहुत क्वालिटी कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कमाल है और ये इंटरनेट के कारण पॉसिबल हो पाया है। तो हर जगह आपके प्रोडक्ट्स बिना मतलब कम एफर्ट्स में पहुंच पहुंचेंगे जाए और उसकी एडवर्टाइजमेंट आप इजीली कर कर सकते सकते हैं। हैं। डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बैनर्स ज़्यादा बम किए जाते थे, पैम्पलेट्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे और सेल्समैन का कल्चर चलता था। आप देखिए 20 साल पीछे अगर आप जाओगे तो यही मार्केटिंग के टैक्टिक्स होते थे या न्यूज़पेपर एड्स होते थे या टीवी एड्स होते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आया और इंटरनेट 3G से 4G, 4G से आज 5G में चल रहा है और लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया, तो लोग जो बैठे हुए हैं वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन्हीं पे हमारा 90% टाइम जाता है। तो क्यों ना हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज करें। उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके अलग अलग वेज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है और उन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिजनेस को हम लोग और आगे लेके जा सकते हैं। जी जी। ये जो बेसिकली ऐड करना बहुत ही इजी हो गया, अपने मतलब हर कोई अपने बिजनेस को इजीली ऐड कर सकता है। इसका इन शॉर्ट जो मुझे समझ में आया जी। ये यही है। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में कितना पोटेंशियल है मार्केट में आज के टाइम में और आने वाले टाइम में भी अगर हम लोग सोचेंगे तो? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, ये डिजिटल मार्केटिंग के कारण ही है। हमने जो कंटेंट शूट किया उसे हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया और ऑडियंस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही उसे देखा और हम और आप लाखों हज़ारों लोगों तक पहुँच पाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ऐसे ऐसे ई कॉमर्स में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसे ऐसे सेलर्स है जो उनका कुछ फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं होता है, उनके कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, लेकिन खाली मार्केटिंग के दम पे वो लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। तो ये डिजिटल के कारण ही है कि इंडिया और यूएसए के बीच में अगर आपको कुछ व्यापार करना है, डिजिटली कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है, तो आप उनके साथ बेच सकते हो, उनको सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। ये डिजिटल मार्केटिंग का पोटेंशियल है। ग्रेट, मतलब बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया। जी। बहुत ही यूज़फुल रहेगा आई गेस हमारे व्यूअर्स के लिए भी समझना कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो पॉडकास्ट अभी चल रहा है और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप नोट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या सिर्फ यंगस्टर कर सकते हैं या ऑल एज ग्रुप के लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई ऐसा एज बैरियर नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर फिर से मैं देना चाहूँगा तो आप यूट्यूब खोल के देखिए। यूट्यूब पे जो जो अच्छे अच्छे चैनल हैं उनमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो छोटे बच्चे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उनके भी चैनल मोनेटाइज है और वो लोग भी वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो अगर एक अनपढ़ लोग आप देख सकते हो कि गांव साइड के जो ओल्ड एज अपने ग्रैनी लेवल के जो वुमेन्स रहते हैं वो लोग भी अपना कला कौशल्य यूट्यूब के माध्यम से दिखाते हैं और वहाँ से उनको भी अर्निंग आती है। वो भी डिजिटली आज ग्लोबली पहुँच गए हैं। तो इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर पैटर्न पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी मैटर करता है और हर कोई एज ग्रुप, हर कोई छोटे से छोटा बिजनेस ओनर इसे शुरू कर सकता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ स्पेसिफिकली ऐसे कोर्सेस या कुछ ऐसी ट्रेनिंग जो है वो स्पेशली आपके इंस्टीट्यूट में या कहीं और ऐसे अवेलेबल होती है? जी, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग जो भी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग हमने एक चीज़ नोटिस किया कि मार्केट में जो इसके कोर्सेज चल रहे हैं वो स्टार्ट होते हैं मिनिमम 4 मंथ ड्यूरेशन से स्टार्ट होता है, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। और हमारे ट्रेनिंग में हम लोग 15 डेज से कोर्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कोर्सेस है, हम 15 डेज के, 1 मंथ के और बीच बीच में हम लोग 1 डे के पूरे वर्कशॉप भी रखते हैं।
तो इसमें क्या है कि हम लोग ने एक चीज़ पता की कि लोगों के पास आज टाइम नहीं है। लोग 4 महीना किसी चीज़ के लिए देना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग आज शॉर्ट देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का कल्चर चला गया है, इंस्टाग्राम रील देखना पसंद करते हैं। तो उसी तरह कोई 4 महीने आप किसी से मांग रहे हो तो वो टाइम चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत फास्ट का आदत हो चुका है। तो इसलिए हमको भी शॉर्ट होना पड़ा, और हम ट्राई करते हैं कि शॉर्ट कोर्सेज में जितना हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, वो हम शॉर्ट कोर्सेज के इसमें प्रोवाइड करते हैं। क्या रुपेश जी, मुझे आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे पाएंगे, या कोई ऐसा चीज़ जिसकी वजह से आपने ये जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह निकाले, तो कोई ऐसे एग्जाम्पल्स है आपके पास? सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ मैम। ऐसा था कि हमने पहले रिसर्च किया कि मार्केट में कोर्सेज जो चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो क्या ड्यूरेशन के। तो हमको पता चला कि मिनिमम 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ यहाँ से कोर्सेज शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग एनरोल हो जाते हैं, लेकिन 1 महीना या 2 महीने के बाद वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आई कि लोग कोर्सेज तो एनरोल कर लेते, पैसे भर देते, लेकिन जो रेशो है, जो अटेंडीज जितना अटेंड करना चाहिए, उसमें 90% लोग पहले 2 महीने में ही छोड़ देते थे कोर्सेज। फिर हमने ये भी रिसर्च किया कि ऑनलाइन भी लोग कोर्सेज करते हैं। तो ऑनलाइन में आपको पता ही है कि जूम में किसी चीज़ को सीखना और पर्सनली किसी चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमने इसीलिए सोचा कि हम ऑनलाइन नहीं जाना चाहते, अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑनलाइन में उस पर्सनल अटेंशन हम नहीं दे पाएंगे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज से प्लान किया। हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टाइम बैठते हैं। जैसे आप 4 मंथ के क्लासेस में अगर कोई बंदा दिन में 1 घंटा पढ़ाता है और वीकली वो 3 ही सेशन लेते हैं, 3 ही दिन क्लास होता है। हमारा 15 डेज में 15 डेज पूरे क्लास होते हैं, और हम लोग 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटा तक दिन में पढ़ाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, एक ट्री बन चुका है। उसमें अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वेबसाइट हो गया, कंटेंट हो गया। तो सभी को सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस वाला है, उसको चाहिए कि खाली मेरे को बिजनेस कैसा बढ़ाए, या कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है, उसको चाहिए कि मैं खाली वेबसाइट कैसे प्रॉपरली बनाऊँ। तो सभी को सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए हमने हर एक जैसे बिजनेस वालों के लिए अलग से कोर्स बनाया हुआ है। कोई खाली मेटा एड सीखना चाहता है तो उसके लिए अलग बनाए, कोई खाली वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, कोई कंटेंट डिज़ाइनिंग या कंटेंट मार्केटिंग सीखना चाहता है। तो हमने छोटे मॉड्यूल्स को अलग अलग बेचना शुरू किया। तो उससे लोगों को जो चाहिए था वो हम दे पा रहे हैं। मतलब पहले लोगों का आपने नीश जाना, हाँ। कि उनकी नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने कोर्सेज डिज़ाइन किए। क्योंकि 4 मंथ का जो कोर्स है वो सभी के लिए यूजफुल होगा ऐसा भी नहीं है, इसलिए हमने उसको उनके हिसाब से किया हुआ है। बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही एक अच्छा आइडिया है आपका ये, और जिसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी लोगों को सॉर्टेड रहेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मतलब आपके कोर्सेस जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया, इससे उनको और भी ज़्यादा प्रिसाइज वे में समझ में आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली सीखना क्या है। तो सभी को सभी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपका टारगेट क्या है, उसी को आपको फोकस रख के उतना ही सीखना इनफ है। और ये ऑल एज ग्रुप के लिए है, जैसे आपने कहा। हाँ, ये हम ऑल एज ग्रुप के लिए हम लोग उनको बोलते हैं कि एज का कोई आपको बैरियर नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है, तो बाकी चीज़ें हम सिखा देंगे। थोड़ा समय ज़्यादा जाता है, लेकिन हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग या लैंग्वेज, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जावा है या कोई और लैंग्वेज, ऐसे सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी एआई वगैरह जो आ चुका है ना, उसमें इतनी चीज़ें आसान हो चुकी है कि आपको कोई टेक्निकल या कोई प्रोग्रामिंग स्किल की इसमें ज़रूरत नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग का पोटेंशियल कितना है? मतलब अर्निंग अगर मुझे करनी है, एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग का XYZ जो आपके पास यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, उसमें से कोई कोर्स मैंने चूज़ किया, और मैं उसको चूज़ करने के बाद मुझे कितना टाइम तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या उससे अर्निंग आने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा? डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो अगर आप बिज़नेस ओनर हो, आप बिज़नेस करते हो, किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचते हो, तो आप डिजिटली उसको एड्स के थ्रू या डिजिटली उसका मार्केटिंग करके आप आपके बिज़नेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है।
दूसरा जो चीज़ है, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो या आप इसके बल पे कोई जॉब या करियर आपका करना चाहते हो, तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि सारे जो मीडिया में जितने भी जैसे प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था, उन सबको शिफ्ट होना पड़ रहा है डिजिटल मीडिया के ऊपर। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियास है, जितने जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है, कोको कोला से लेके जितने भी सर्विस सेगमेंट्स में जितने भी बिजनेस है, वो सब अपना मार्केटिंग बजट डिजिटल मार्केटिंग पे अलॉट कर रहे हैं। तो जब वो अलॉट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्टीज़ भी क्रिएट करनी होगी, या जिनके पास एक्सपर्टीज़ है वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, और इंटरनेट अभी आया है, खाली 10-20 साल हुए उसको अच्छे से आते हुए, और अभी तो ये बहुत तेज़ रफ्तार से आगे जाएगा। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा, वैसे वैसे डिजिटल मार्केटिंग वालों का स्कोप बढ़ेगा। एक तो पहले मैंने बताया कि बिज़नेस वालों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, जिनको करियर या जॉब में स्विच होना है उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा, फ्रीलांसर्स, जो भी लोग चाहते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग करूं, मैं रिमोटली वर्क करूं या रिमोटली कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं जो पास्ट कंपनी में जहां पे मैंने वर्क किया था, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका 100% जो भी इनकम था वो यूएस क्लाइंट से आता था, यूएसए के क्लाइंट से, यूरोप, कनाडा से आता था। और ये डिजिटली उनसे बात करते थे, और डिजिटली उनसे काम लेते थे, और डिजिटली उसको डिलीवर करते थे। वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, और उनके पास 20 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। कोई भी क्लाइंट उनको पर्सनली कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं। जो भी मीटिंग्स होते थे वो वर्चुअली होते थे, और एक छोटे लेवल से उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया था। आज वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। ग्रेट, मतलब ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से मुझे और बाकी सारे हमारे व्यूवर्स के लिए भी, कि डिजिटल मार्केटिंग में पोटेंशियल है और वो अच्छे से अर्निंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने जनरली देखा है कि जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ही सिक्योर इनकम हमें मिलती है, लिमिटेड होती है, हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, एक लिमिटेड इनकम हमें मिलती है और हमारी जॉब सिक्योर चलती है। तो ऐसे कैसे लोग अपने आप को स्विच करें बिजनेस के लिए, और वो कितना सेफ है और किस तरह से करें? देखिए, अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि आपको पता रहेगा कि वर्ल्ड लेवल पे जो चल रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 100% ड्यूटी लगा दी गई है, टैक्स लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग बिज़नेस करें, क्योंकि जब बिज़नेस करेंगे तब बाहर का पैसा भी यहाँ पे आएगा। तो बिज़नेस की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अगर जॉब में 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो आपको बिज़नेस में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और लोग ना आजकल किसी चीज़ को मतलब एक बोलते हैं ना कि रिलैक्सेशन चाहते हैं। उन्होंने एक कंफर्ट जोन बना लिया है। उससे जब तक हमारा यूथ या हमारी ऑडियंस या जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं आएंगे, तब तक बिजनेस क्या कोई भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा कंफर्ट जोन, सबसे डेंजरस अगर कोई पॉइजन है तो वो सोशल मीडिया है। लोग 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे मोबाइल पे बिताते हैं, और वही सारा टाइम उनका स्पेंड हो जाता है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। कुछ तुमको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, कुछ तुमको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका समय कहाँ पे जा रहा है। अगर आप 8 घंटे की जॉब करते तो हो सकता है वहाँ पे आपको 5 ही घंटे का काम हो, 3 घंटा आप फ्री होते हो। तो उस 3 घंटे में आप क्या कर सकते हो? तो पहले छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करना चाहिए। धीरे 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 आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आप बिजनेसमैन बन जाओगे। जैसे आपने पूछा कि जॉब बहुत सिक्योर होती है, तो वो ज़माना एक और था कि जहाँ पे जॉब को एक सिक्योर माना जाता था, क्योंकि पिछले अगर 20-50 ईयर्स में आप देखें तो बहुत सारे जॉब्स थे, गवर्नमेंट नौकरियाँ बहुत ज़्यादा थी। आज की पोजीशन ऐसी है कि जॉब सिक्योर नहीं है। हर साल हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनियाँ है वो अनएम्प्लॉयमेंट कराती है या लोगों को निकाल देती है काम से। तो वो ज़माना नहीं है। ये ज़माना ऐसा है कि जो जितना मेहनत करेगा, जितना स्ट्रगल करेगा, जितना उसके साइड इनकम का ज़रिया चालू रहेगा, वो लोग सस्टेन कर पाएंगे। जॉब इनसिक्योर है, खासली आईटी सेक्टर
बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप किसी भी आईटी एम्प्लॉयज़ को पूछ सकते हो, वो अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। तो बिजनेस सिक्योर है, लॉन्ग टर्म में आपको सिक्योरिटी देता है, लेकिन जॉब शुरुआत में सिक्योर लगता है, लेकिन वो आपके कंफर्ट में आपको डाल देता है। आपको एक आलस्य वाला फीलिंग आ जाता है उसमें, और आप फिर एक ट्रैप में फंस जाते हो, और फिर चाहते हुए भी फिर कुछ नहीं कर पाते हो। तो मैं चाहूँगा कि यूथ थोड़ा थोड़ा रिस्क ले ना, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बहुत बड़ा बड़ा रिस्क उठाए। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 रुपये का रिस्क उठाइए, लाख रुपए है तो 10,000 का रिस्क उठाइए, लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा। विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं हो पाता है। और फ्रीलैंसिंग का कल्चर चल पड़ा है। मैंने बहुत सारे फ्रीलैंसर्स देखे हैं कि जो जॉब भी करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्टूडेंट्स का अपना जो भी काम है कॉलेज वगैरह करते हैं, और उसके साथ साथ वो लोग फ्रीलैंसिंग करते हैं और अच्छा इनकम कमाते हैं। तो वो आज इस लेवल पे है कि वो साइड बाय साइड उन्होंने एक सेकेंड इनकम सोर्स तैयार कर लिया है। तो उस दिशा में आपको भी जाना पड़ेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज़ें होगी, एक साथ नहीं होगा। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे, और फिर धीरे धीरे आप उसमें शिफ्ट हो जाओगे। वेरी नाइस। आपने जो अभी बातें बताई मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है लोगों के लिए। और जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, तो मैं यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे अगर आप पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली टाइम स्पेंड करें तो शायद मेरे ख्याल से उस चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्किल को डेवलप्ड करने के लिए। तो सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आज हम आपसे जुड़े हैं, तो यहाँ पे ये भी एक है कि प्रोडक्टिव अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो डेंजर नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अगर उसका मिसयूज़ करोगे तो ही वो डेंजर है। तो ये भी एक रेड फ्लैग रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे अगर मुझे बिज़नेस करना है, डिजिटली मुझे ग्रो करना है, और मैं एक जॉब भी कर रही हूँ, तो अगर मुझे ग्रो करना है बिजनेस में, जैसे मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं शॉप जो है ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से तो मैं नहीं कर सकती। तो क्या मैं इसको घर से ही स्टार्ट कर सकती हूँ, या उसको डिजिटली मैं कैसे लेके जाऊँ? बहुत ही अच्छा सवाल है मैम। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो आज कंटेंट पॉपुलर होता है वो रील फॉर्मेट में, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। और आपने भी देखा रहेगा, ऑडियंस ने भी देखा रहेगा कि शॉर्ट जो रील्स होते हैं उनकी एंगेजमेंट या उनकी जो व्यूज़ है वो लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में चले जाते हैं। मतलब एक सिंपल आदमियों के भी व्यूज़ अगर आप देखोगे, अगर वो कंसिस्टेंटली, अगर वो रेगुलरली उस चीज़ को डाल रहे या उस पर अच्छे से काम कर रहे, तो उनको मिलियंस व्यूज़ आराम से मिल जाते हैं। तो आप सोचिए, अगर आपने कोई शॉप डाली तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हज़ारों लोग देखेंगे। लेकिन रील फॉर्मेट है, ये जो सोशल मीडिया है, उसमें अगर प्रॉपर तरीके से आप आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करोगे तो वो मिलियंस तक जाता है, 10 मिलियंस तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वहाँ से आप इनडायरेक्टली बिजनेस कर सकते हो। मतलब बेसिकली अगर घर बैठे बैठे सपोज जैसे मैं पेंटिंग बना रही हूँ, या मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, या मेरी कोई ज्वेलरी मेकिंग का मुझे आर्ट पता है, तो मैं यहाँ से भी अपने घर से भी उसको सोशल मीडिया के तरफ लेके जा सकती हूँ। रील्स और फोटोज़ ये सब चीज़ें सीख के, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके मैं अपना अकाउंट स्टार्ट करूँ, और उससे मुझे इनकम आना स्टार्ट हो सकता है, मुझे ऑर्डर्स आएंगे बेसिकली, मतलब राइट। जैसे अभी आप क्लासेस चलाते हो, अपना इंस्टीट्यूट आप काफ़ी टाइम से रन कर रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपके पास यूथ आता है और डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है उसमें मास्टरी करने के लिए आपसे आके मिलता है, तो उनका बेसिकली माइंड में क्या रहता है कि अर्निंग, लर्निंग या स्किल डेवलप करना? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो 20 इयर्स के नीचे हैं उनको अर्निंग का इतना नीड नहीं होता है, वो लोग स्किल एनहेंस के लिए आते हैं। लेकिन जो एक एज ग्रुप है जो 25 प्लस है, उनका ऐसा होता है कि अगर हम 5 दिन भी सीखते हैं तो 6वें दिन से हमारे पास तुरंत पैसे आने चाहिए। या अगर हम 15 दिन का भी कोर्स करते हैं तो 16वें दिन से हमको एक इनकम आ जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, क्योंकि इनकम इतना है नहीं मार्केट में, जॉब के बहुत डेंजरस सिचुएशंस है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह पे सही है। लेकिन फिर में हम उनको ये सवाल करते हैं कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक 15 साल आपके लाइफ के आपने कहीं पे तो दिए थे, स्कूल लाइफ में दिए थे। तो वो करने के बाद 15 साल के बाद
आपके पास क्या स्किल है? तो बोलते सर 15 साल में तो हमने कोई स्किल ऐसा कुछ है ही नहीं, कि हमको खाली लिखना पढ़ना मैथ्स वगैरह आता है, बेसिक सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, लेकिन कुछ अर्निंग का कुछ ऐसा प्रॉपर सोर्स नहीं है। फिर हमको बताते अगर आपने 15 साल वहाँ पे दिए तो आपको यहाँ पे 15 महीने तो देने पड़ेंगे। भले आप यहाँ पे 15 दिन में सीख जाओगे या 2 महीने 3 महीने में सीख जाओगे, लेकिन उस चीज़ को आप जितना यूटिलाइज करोगे, जितना उसको प्रैक्टिकली करोगे, धीरे 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 आपका नॉलेज एनहांस होगा और फिर आप बोल सकते हो कि मेरे पास ये स्किल है। ऐसा नहीं होता है कि 15 डेज में आप सीधा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ये जो भी लोग बोलते हैं या जो भी मार्केट में ये जो भी आप देखते इंस्टीट्यूट्स होते हैं या अलग अलग कोर्सेज होते हैं, शेयर मार्केट का भी आपने देखा है कि टिप्स वाला होता है कि पहले दिन से आप अर्निंग कर लोगे, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है और धीरे धीरे वो हो जाता है। लेकिन पहले दिन से इनकम एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। बिजनेसेस के लिए ठीक है कि बिज़नेस पहले दिन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है, उनको बिज़नेस की नॉलेज होती है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करके वो उसको फ्रूटफुल कर सकते हैं। लेकिन स्किल आप बोलते हो कि मैं स्किल सीख के तुरंत आ जाए, तो वो आज सीखा और कल पैसा आना possible स्टार्ट, ऐसे नहीं है। तो जो भी एड्स चलते हैं वो एक मार्केटिंग फंडा है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बेसिकली रियल सच्चाई आपने बताई, क्योंकि ऐसे नहीं और है। एक ऐसा भी है कि फिर लोग बोलते हैं कि फिर आप हम लोग सीखे क्यों, जब हमको कुछ सिक्योरिटी नहीं है या कुछ अर्निंग सोर्स नहीं है। तो अगर आप जॉब लेवल पे बात करते हैं तो जॉब आपको तुरंत लग जाती है, क्योंकि जॉब का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है डिजिटल डोमेन में। लेकिन जॉब जो होती है आपको बेसिक पैकेज या बेसिक सैलरी में बात करूँ तो 20,000 25,000 से शुरू होती है। उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ, लाख रुपीज़ पर मंथ। तो उस लेवल को आने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ लगती है, आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस आना चाहिए, तब आप उस पोजीशन पे जा सकते हो। और साथ में अपने आप को अपडेट करना अपडेट पड़ता है, करना नए पड़ता है। स्किल्स सीखने पड़ते हैं, तब जाके आपका सैलरी पैकेज बढ़ता है। और नहीं बढ़ रहा है तो स्विच करना पड़ता है, दूसरे जॉब में जाना पड़ता है। एक चीज़ इस इंडस्ट्री की ये खास है कि ये काफ़ी नया डोमेन है और नया नया आया हुआ चीज़ है। बहुत कम लोग इसमें अभी एंटर हुए, बहुत कम लोगों को इसमें प्रॉपर नॉलेज भी है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो हम लोग उनको पूछते क्या करते हो आप एग्जैक्टली, तो उनका कहना होता है कि हम लोग खाली रील्स और पोस्ट को उस पर डालते हैं, सोशल हैंडल्स पे Social डालते हैं, तो वो अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहलाते हैं। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसमें बहुत अलग अलग सब डोमेन्स है। तो उस लेवल तक जाने के लिए जितना एक्सपीरियंस लोगे उस लेवल पे जा सकते हो। तो ये एक बहुत ही रियली आपने सच्चाई बता दी, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिसकंसेप्शन माइंड में ना रहे, एक क्लियरिटी रहे कि इसमें भी आपको टाइम देना है, प्रॉपर उसको एडुकेट करना है, खुद को स्किल डेवलप करनी है, और उसके बाद जो भी लर्निंग से आप स्लोली जो भी इनकम अर्न कर सकते हो। जॉब में अगर जाते हो तो आपको तुरंत जॉब लग जॉब जाती है, लग क्योंकि जाती है। देखो 15,000 20,000 की जॉब आज एक कॉमन है, लेकिन जर्नी यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ग्रो हो जाओगे। तो साइड में जो स्टूडेंट्स है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते करते इसको अगर डेवलप्ड करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रहेगा। तो आज के टाइम में जैसे आज इंटरनेट का एक्सेस काफ़ी जगह पे अवेलेबल है और हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो हमें देखने ये भी मिलता है, एक पॉजिटिव साइड तो हम लोग आज चर्चा कर ही रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है कि यहाँ पे फ्रॉड भी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट की ऐड या मेरा कोई भी कंटेंट उसको यूज़ करने के लिए देना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं कैसे जज करूँगी कि ये राइट पर्सन है जहाँ पे मेरा जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डिजिटली मैं ग्रो करना चाहती हूँ उसके बारे में। तो हम कैसे जान सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जब भी आप एजेंसी में अपना काम दे रहे हो तो वो एजेंसी फ्रॉड है या वो राइट एजेंसी है? बिकॉज आज के टाइम में हम लोग बहुत सारे फ्रॉड देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे इजी एक्सेस हो गया है सबके पास। तो कैसे जान सकते हैं इसको? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम बहुत क्लाइंट्स के पास गए तो ऑलरेडी उन्होंने दिखाया कि मैंने इस एजेंसी से काम कराया था या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मेरा मार्केटिंग कराया था। तो उनका कहना था कि वहाँ पे हमने उनको पैसे भी दिए और हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया या कुछ भी फ्रूटफुल वहाँ से आया नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपने लोकल जो एजेंसी है, जैसे अगर आप
ठाणे में रहते हो तो ठाणे में भी कुछ लोकल प्रेजेंस होगा, किसी का ऑफिस होगा, तो उनके साथ आप डील करिए। आप डायरेक्टली वर्चुअली किसी एजेंसी के साथ या किसी पर्सन के साथ जो अनजान हो उससे डील नहीं करनी चाहिए। जिसका फिजिकल प्रेजेंस हो, जिससे आप जाके मिल सकते हो, जिसको आप डायरेक्ट बोलिए कि अगर मैं वीकली आपके साथ एक मीटिंग करूँगा, अगर मैं आपको काम देता हूँ तो आपको चलेगा क्या, मैं क्वेश्चंस करूँगा। तो जब वहाँ पे मीटिंग्स होगी या वहाँ पे फिजिकल ऑफिस होगा, प्रेजेंस होगा, तो बातचीत होगी, तो वो बंदा जेन्यून होगा। क्योंकि जो बंदा फेस करना जानता है ना, तो वो जेन्यून है, तभी वो फेस कर सकता है। और वर्चुअली तुम फेस नहीं कर पाओगे। अगर वर्चुअली अगर कोई एजेंसी को तुम कुछ काम देते हो, अगर आउटपुट नहीं आता है तो फ़ोन बंद करके बैठ जाएगी, ईमेल पढ़ेगी नहीं, रिप्लाई नहीं होगा, तो फिर आप फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाओगे। तो प्रीफर करिए कुछ उसका फिजिकल प्रेजेंस हो और उससे आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। राइट तो मतलब हमें पहले मेक श्योर करना है जहाँ जो भी एजेंसी आपके नियर बाय है उनको कांटेक्ट करना है। आप मल्टीपल एजेंसियों से बात करिए, मल्टीपल करके लोगों की राय लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि नए आदमी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है और यहाँ पे बंदा क्या है आप पहचान नहीं सकते हो। तो थोड़ा सा आप उसमें 2 4 5 6 लोगों के साथ बातचीत करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। मतलब पेमेंट करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब आपको लगेगा कि हाँ अभी हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी अपने पर्सनल डिटेल्स और जो भी पेमेंट है उसके लिए आप सोच सकते हैं। राइट। ग्रेट। तो अभी एक ऐसा रहता है कि हम लोग आज जैसे आपने अभी बताया कि 15 साल तक हम लोग एजुकेशन लेते हैं यहाँ से वहाँ से और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग 10th-12 में टॉप करते हैं और ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी कहीं पे जाके हमें स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो इसका क्या हमारे सिस्टम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है या कुछ ऐसी इंसाइटफुल लर्निंग इन्वॉल्व करना ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में? होता क्या है कि कुछ चीज़ें देखा देखी शुरू होती है। अगर मेरे फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको मैं फर्स्ट ईयर या पहली में, दूसरी में या एडमिशन कराने जाता हूँ, तो वहाँ पे स्कूल से जज किया जाता है कि ये स्कूल बहुत ही अच्छा है या ये स्कूल बहुत ही ख़राब है। फिर फैमिली मेम्बर्स ही बोलते हैं, रिलेटिव्स ही बोलते हैं, यार उन्हें इस स्कूल में क्यों डाला, उनको तो अच्छे स्कूल में डालना चाहिए था। तो ये जो रिलेटिव है या जो फ्रेंड सर्कल है या जो हमारा सोसाइटी है, वो आज भी यही सोचता है कि बहुत अच्छा स्कूल होगा तो बहुत अच्छा एजुकेशन होगा या मेरा बच्चा बड़े होकर कुछ बन जाएगा। ये नहीं होता है। आपको स्किल बेस्ड लर्निंग पे आना ही पड़ेगा। आपको पता है कि चाइना जैसी कंट्री, वो स्किल में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर इंडिया भी कुछ करना चाहता है तो उसे स्किल बेस्ड लर्निंग पे आना होगा। और मेरी पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सारे लोगों को मेरा यही कहना है कि आप आपके बच्चों को स्किल की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट करिए। पहले पहचानिए कि आपके बच्चे में कौन सी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। सबसे मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है कि अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर आप उसको वहाँ पे ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो। 3 इडियट्स सबने देखी हुई है कि ज़बरदस्ती करने पे क्या होता है। तो पहले इंटरेस्ट जानिए, इंटरेस्ट के बाद धीरे 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 उसको नर्चर कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे उस हिसाब से स्किल दीजिए और फिर वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम अपनी जगह पे है और तुम्हारा जो स्किल बेस्ड लर्निंग है वो उससे बड़ी जगह पे है, तो आप उस पर फोकस करिए। बहुत ही वैल्यूबल मैसेज मिला आपके थ्रू। मेरे ख्याल से व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आई रहेगी कि हमें पहले फोकस करना है हमारे स्किल्स क्या है उसके अकॉर्डिंग, और सिर्फ स्कूल के ब्रांड के हिसाब से चीज़ें नहीं करनी है। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग माइंडलेसली सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं। तो क्या ऐसे जैसे यूट्यूब है या कोई और माध्यम है जिसमें हम लोग कुछ फ्रूटफुल लर्निंग के लिए अपना टाइम दे सकते हैं या हमें किसी मेंटर की वहाँ पे आवश्यकता है? दोनों चीज़ें हैं मैम। एक तो अगर आपको कम समय में आगे बढ़ना है तो आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मेंटर क्या करता है, जो उसका सालों का एक्सपीरियंस होता है वो विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन आपको दे देता है। दूसरा चीज़ होता है, अगर जिसके पास मेंटरशिप के लिए सोर्स नहीं है या इनकम या जो भी पैसे नहीं है, तो उसको यूट्यूब से अच्छा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब एक ऐसी एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे $1 बिलियन फार्मूला छुपा हुआ है। वहाँ से आप
बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री भी खड़े कर सकते हो। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ों के फॉर्मूला वहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको वहाँ पे समय देना पड़ेगा और वहाँ पे फोकस रहना पड़ेगा। डिजिटल में क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल तो खोलते हैं हम लोग कि मुझे कुछ देखना है, कुछ एजुकेशन कंटेंट देखना है, लेकिन बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कुछ दूसरा कंटेंट आ जाता है, कुछ बॉलीवुड, कुछ गाना, तो फिर अपना टाइम उस लाइन में चले जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फोकस होना चाहिए कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, और अगर आपके पास उस हिसाब से सोर्स है तो आपको मेंटर के पास जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट, मतलब प्रॉपर गाइडेंस के लिए अगर आप एक मेंटर के थ्रू जाते हो तो आप अपनी स्किल को और इन्हांस कर सकते हो, हैं। और अगर नहीं है तो यूट्यूब से भी कुछ फ्रूटफुल लर्निंग आप ले सकते हो। हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन आंसर्स चलते रहेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि आपने बिजनेस करना है ये डिसीजन कब लिया और उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था? मैं बहुत कुछ सुनते रहता हूँ, तो मैंने किसी का चीज़ सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं और जो रिस्क नहीं लेते वो आगे भी नहीं जाते। तो वहाँ से समझ में आया कि रिस्क लेने से क्यों डरते हैं हम लोग, क्योंकि हर चीज़ में रिस्क है। आज हम लाइफ अगर हम जी रहे तो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भी एक रिस्क है, फिर भी जी रहे, फिर भी खा रहे पी रहे, तो फिर बिजनेस में क्यों डरते हैं? हो के क्या होगा? अगर कैलकुलेटेड रिस्क आप लेते हो तो उतना ही आपका जाने वाला है। शेयर मार्केट सबसे बड़ा एग्जांपल है। लोग वहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो पैसा रिटर्न आएगा नहीं आएगा उसका भी गारंटी नहीं होता है, फिर भी रिस्क लेते हैं। और वो जहाँ पे पैसा लगाते हैं वो कंपनी भी बिजनेस ही करती है। तो जब वो कंपनी पे आप दाव खेल के पैसे का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्यों ना खुद के ही बिजनेस के लिए आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो मेहनत करके। तो वो एक बेस्ट मेरे लिए था कि छोटा रिस्क उठाना चाहिए, और तभी मैंने प्लान किया था कि धीरे धीरे हम लोग रिस्क उठाने की तरफ जाएंगे। फ्यूचर जो भी हो, रिस्क उठाना अपना काम है। तो ये एक जैसे कहा जाता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को भी संवारते हो, और जब आप जॉब करते हो तो ऐसा रहता है कि आप बस अपने लिए जॉब कर रहे हो, और अगर आपके बच्चे वगैरह फिर से अगर वो जॉब करेंगे तो बस वहीं से शुरू करेंगे। तो आपने एक बिजनेस करना वहाँ पे आपने चूज किया कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है। अगर आप गुजरात की तरफ होते हो तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होती है उनके एडमिशन 50% 40% खाली रहता है। और जब आप मुंबई या किसी और सिटी की बात करते हो तो वहाँ पे डोनेशन दे के भी लोग एडमिशन कराने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजराती लोग के पास पैसे की कमी है इसलिए एडमिशन खाली रहते हैं। उनके पास अपने से ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो बच्चों को एक उम्र से ही 10th स्टैंडर्ड से या 15 से ही बिजनेस का नॉलेज देना या बिजनेस करना उसमें ढकेल देते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग कर लेते हैं। यहाँ पे होता है कि जिस टाइम बच्चे का उम्र होता है, जिस टाइम यूथ का सोचने का कुछ करने का उम्र होता है, उस एज तक तो वो जॉब के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता है। और कॉलेज लाइफ टोटली तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हद तक वेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में हमने भी कॉलेज किया, आपने भी किया, ऑडियंस ने भी किया, आप किसी बच्चे को भी पूछो तो कॉलेज लाइफ में एजुकेशन सिस्टम इतना खास नहीं है। कुछ कॉलेजेस का हो सकता है। तो पूरा वो समय है जो यूथ का पोटेंशियल समय है, 10 से लेके 15 तक का 5 साल, वो उनके मस्ती में चले जाते हैं या कुछ ऐसे टाइम पास में चले जाते, जबकि उस समय में अगर वो किसी एक्टिविटी में लगाते तो वो कहीं और चले जाते थे। मतलब बेसिकली लर्निंग करते करते अगर अपनी स्किल भी अगर आप डेवलप करते हो तो आपको जॉब करने के या फिर बिजनेस करने के या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप अपना बिल्ड कर सकते हो। तो रुपेश जी, अभी तक हम लोग ने आंसर किया काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस को, राइट? तो अभी यहाँ पे जो है वो बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब जानते हैं आपके बारे में और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जिसके अंदर मैं दिस और दैट क्वेश्चन पूछूंगी और आपके पास बस दिस और दैट यही ऑप्शन है, ठीक है? कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप रिस्क लेना पसंद करते हैं या आप सेल्फ मोटिवेट रह के काम करना पसंद करते हैं कि जो चल रहा है ठीक है? और कैलकुलेटेड रिस्क।
ओके, देन ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस? ऑनलाइन का यूज़ करते हुए ऑफलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। ओके, अभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखना या फिर यूट्यूब पे कोई प्रोडक्टिव वीडियोस या पॉडकास्ट काइंड ऑफ? यूट्यूब काफ़ी अच्छा है एजुकेशनल पर्पस। ओके, देन टीम वर्क करना आप पसंद करते हैं या सोलो हसल? डेफिनेटली टीम वर्क का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। टीम वर्क, मनी या फेम? मनी आ जाता है तो फेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आपने जॉब किया तो उस टाइम पे या आज भी आपके माइंड में क्या है, वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है या फिर ऑफलाइन जॉब करना? वर्क फ्रॉम होम बोल सकते हैं। आपको रीडिंग पसंद है या म्यूज़िक सुनना पसंद है? डेफिनेटली रीडिंग पसंद है, लेकिन वो बुक पे नहीं हो पाता है, तो वो पॉडकास्ट या वीडियो कंटेंट के थ्रू ही हम पढ़ पाते हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन है या प्रैक्टिकल पर्सन है? दोनों ही, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही आपको सिखाता है कि आप प्रैक्टिकल कैसे रहे और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। भले फिर आप किसी भी कोई भी पाथ हो आपका, आप किसी भी गॉड को या किसी भी बुद्धिज़्म कल्चर हो या क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है, आपको एक पीस देता है और वो आपको डिसीजन मेकिंग में उसका हेल्प होता है। तो थोड़ा सा टाइम आपको स्पिरिचुअलिटी में देना चाहिए, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसके अंदर, क्योंकि वहीं से आपको कुछ डिसीजन लेने का पावर मिलेगा। और बिजनेस एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, या जॉब में भी चलते रहते हैं, या पूरे लाइफ में चलते रहते हैं। तो वो जो सिचुएशंस होते हैं उसको टैकल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी एक सबसे किफ़ायती और आसान रास्ता है। या इसके अलावा अगर रास्ते की बात करो आप, तो फिर आता है तुम्हारा वेस्टर्न कल्चर की जो बातें हैं, जो वाइन है, फिर कुछ नशा करना है, तो वही वहाँ पे लोग भड़ास निकालते हैं। उससे आज उसके अपेक्षा आप स्पिरिचुअली भड़ास निकाल सकते हो अपने आप में आके या अपने लिए टाइम देके। तो स्पिरिचुअलिटी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है, तो स्पिरिचुअलिटी सबको प्रीफर करनी चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो डिप्लोमेटिक उसके आंसर्स होते हैं, बट आपने उनको भी बहुत सरलता से आंसर किया। डिजिटल मार्केटिंग में आपके साइड से हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर किए और बहुत ही अच्छे आंसर्स आपकी तरफ से हमें मिले, बहुत ही यूज़फुल हैं वो। लेकिन इसके बीच में अगर कुछ रह गया हो और कुछ अगर मैसेज इम्पॉर्टेंट आपको व्यूवर्स को देना हो तो वो क्या होगा? व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपने बारे में तो सोचना ही है, लेकिन साथ साथ में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस देश में रहते हैं, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कई सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनके पास सारी चीज़ें है, सुबह से लेकर शाम तक सारे रिसोर्सेज है, अच्छा लाइफ जीते हैं, तो वो बोलते हैं हम फिर मेहनत क्यों करें। तो ऐसा नहीं है, तुम मेहनत इसलिए करो क्योंकि तुम इस सोसाइटी में रहते हो, तुम मेहनत इसलिए करो कि तुम कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो। तो इंडिया जिस डायरेक्शन में है, बहुत डेवलपिंग नेशन है, और इंडिया compete करना चाहता है यूएसए के साथ, बड़े बड़े देशों के साथ। तो अगर इंडिया को compete करना है तो यहाँ के लोगों को उतना बनना पड़ेगा, तब जाके इंडिया compete हो पाएगा। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर पाती, तो लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ेंगे, और ऐसा एक लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे अलावा हम सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम रिसोर्सेज को मतलब जैसे किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो हम उनके लिए कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी के लिए मेंटर बनेंगे, किसी के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, डोनेशन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। तो उस हिसाब से जब आप बड़ा सोचोगे तब बड़ा कर पाओगे। तो आपका जो मेंटेलिटी है उसको काफ़ी बड़ा बना दो, तब जाके आप बड़े बन जाओगे। तो फिर आपको मेहनत करने का जज्बात भी वहाँ से आएगा, तब आप डेडिकेशन भी कर पाओगे, फोकस भी कर पाओगे। तो आपको बड़ा सोचना, बड़ा सोचते सोचते आपको ग्रो करना है, अपनी सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल मैसेज आपने शेयर किया। तो अभी मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने इस पॉडकास्ट में आके
हमारे माई मंत्रा ऑफ सक्सेस में आके अपना समय दे के बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जो लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी और हमारे पूरे टीम की तरफ से अगर मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे से किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। जो भी नंबर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, आप उस पर कनेक्ट करिए और मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं आपको गाइडेंस दूंगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे इधर ट्रेनिंग ही लो, मैं चार्ज ही करूँगा। जहाँ पे मेरे से जितना गाइडेंस फ्री में भी हो पाता है वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपने शेयर किया जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि आप फ्री में उनको कंसल्ट करेंगे या फिर इन्फॉर्मेशन दे, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन देने का सवाल है आप हमेशा 24/7 उनके लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका भी धन्यवाद मैम। आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे हम जैसे स्टार्टअप्स या हम जैसे यूथ जिनका कोई बड़ा प्रेजेंस नहीं हो या जिनको कोई जानता नहीं है, उनके लिए भी आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, वो अपनी बात रख सकते हैं। और इसमें ख़ास योगदान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी है, आपका भी है, सारी टीम, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और आगे हम कुछ बड़ा करेंगे यही सोचते हुए कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आपका समय देने के लिए, जी मैम। आपकी वैल्यूबल जो लर्निंग है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके लिए माई मंत्रा ऑफ सक्सेस आपका हमेशा हमेशा इस बात का आभारी रहेगा कि आपने इतना टाइम दिया और यूथफुल लर्निंग दी। तो इसको हम लोग एक छोटे से लव ऑफ टोकन के साथ आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ हमेशा रहेगा और एक मेमोरी क्रिएट करेंगे। तो मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहूँगी। रुपेश जी, मैं चाहूँगी जो ट्रॉफ़ी पे हम लोग मैसेज लिखा है उसको आप एक बार रीड करके हमारे व्यूवर्स को बताइए। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। सबसे पहले फिर से एक बार मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और इस पे लिखा हुआ है, आई एम द स्टार ऑफ माई स्टोरी, दिस ट्रॉफी इज़ गिवन टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड टू honor द नॉलेज एंड सक्सेस यू हैव अचीव्ड. इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस 2025. सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुपेश जी, आपने इस पॉडकास्ट में आके बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट शेयर किया, 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए या फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि अच्छी लर्निंग पे सभी का अधिकार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपने आप में हर कोई स्पेशल होता है और हर किसी का माई मंत्रा ऑफ सक्सेस होता है। नमस्ते।